हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम लोग जो है बिहार स्पेशल सेकंड पार्ट ला रहे हैं। पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया था, आप लोगों ने देख लिया था। उसमें माइंड मैपिंग के थ्रू मैंने बिहार के एटलस के थ्रू मैंने हर चीज़ों को आपको बता दिया था। ये दूसरा पार्ट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप जो है उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन वीडियो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है ज़रूर पूछिएगा, जो है डाउट बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल माइंड मैपिंग क्लास है और आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू। बिहार में नवीनतम परियोजनाएं, हम लोग यहाँ से क्लास शुरू करते हैं और ये जो है बिल्कुल माइंड मैपिंग क्लास है। मैप के थ्रू बिल्कुल बताने का प्रयास किया है मैंने। कहीं अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ दीजिए, उसका जवाब आपको हम दे देंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बिहार में कौन कौन सी नवीनतम परियोजनाएं चल रही हैं और इसी तरह के पूरे वीडियो आपको पूरे मिल जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में नवीनतम परियोजनाएं अगर चल रही हैं पटना में, पहले हम बात करते हैं पटना में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में बन रहा है, बिहार के पटना के बिहटा में। ठीक है, दूसरा प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है बिहार के पटना में। बापू टावर गर्दनी बाग में बन रहा है पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये भी पटना में निर्माणाधीन परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, या पूरी होने की जो है समय पूरा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा पटना में उत्तर भारत की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी बनाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पटना साहिब में। गैंडा प्रजनन केंद्र बन रहा है पटना में। अस्थायी ट्रैफिक पार्क बन रहा है पटना में। बिहार रोड रिसर्च संस्थान बन रहा है पटना में, या बन चुका है या कुछ बनने के अभी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पटना में और क्या बन रहा है, तो पटना में बिहार रोड रिसर्च संस्थान और हैंडीक्राफ्ट संग्रहालय खादी माल पटना में। सारण में राज्य का बृहत्तम कार्गो टर्मिनल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कार्गो टर्मिनल बन रहा है कहाँ पर, सारण जिले में। इसके अलावा कैमूर जिले में नील गाय पालतू शोध केंद्र बन रहा है और करकटगंज प्रताप जलप्रपात इको टूरिज्म स्थल की घोषणा की गई है इको टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, कैमूर में। इसके अलावा अगर हम रोहतास में बात करें तो रोहतास में बिहार के प्रथम फिश फीड मिल की स्थापना की जा रही है। ठीक है, मछलियों के लिए, और तितली पार्क की स्थापना भी रोहतास में की जा रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण में गांधी थीम पार्क, भितिहरवा में जो है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, ये आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज में बन रहा है, ये याद रखना है, बन के तैयार भी हो चुका है। नवादा में क्या हो रहा है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो लगाया गया है, और गया में बांस उद्यान, रबर डैम, बुद्ध की लेटी हुई बड़ी प्रतिमा, रीजनल साइंस सेंटर, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, मिल्खा सिंह खेल परिसर, ये सब कहाँ बन रहा है, ये सब गया में बनाया जा रहा है। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, एक जगह आपको सब मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सब आपका जो है बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। आप लोग जो ने पढ़ा होगा और जो नहीं पढ़े होंगे सबके लिए एक बराबर है। इसके बाद पूर्वी चंपारण में दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा रामायण मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ा शिवलिंग लगाया जा रहा है। गांधी थीम पार्क बनाया जा रहा है चंदरहिया में। ठीक है, कहाँ पर, पूर्वी चंपारण में। और सीतामढ़ी में 251 फीट ऊंची सीता की प्रतिमा लगाई जा रही है, ये भी याद रखना। इसके बाद में लखीसराय में अशोक धाम मंदिर बन रहा है। जैविक कृषि ग्राम जो है कहाँ पर, जमुई में शुरू किया गया है। नालंदा जिले में जो है डेंटल कॉलेज, राज्य खेल एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ग्लास ब्रिज राजगीर में। इतना सारा काम कहाँ हो रहा है,
नालंदा में हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक जगह मिल जा रहा है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दरभंगा। दरभंगा में क्या क्या हो रहा है तो याद रखिएगा, राज्य का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब होता है पानी में तैरता हुआ। राज्य का द्वितीय तारामंडल बन रहा है, द्वितीय एम्स भी दरभंगा बन रहा है, और ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी भी यहीं पे शुरू किया गया है दरभंगा में। इतना चीज है, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मुंगेर में क्या हो रहा है, वानिकी कॉलेज की स्थापना की जा रही है मुंगेर में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 175 टन भार क्षमता की क्रेन निर्माण की जो है रेल कारखाना बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बांका जिले में क्या हुआ है तो ओबनी डैम बन रहा है, और मंदार पर्वत पर मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। कहाँ पर, बांका में। और एक रोपवे भी बनाया जा रहा है, कहाँ पर, बांका में। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में क्या हो रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जो है बॉटलिंग प्लांट बनाया जा रहा है। और सुपौल जिले में लोहिया मेडिकल कॉलेज और डगमारा पनबिजली परियोजना निर्माणाधीन है, और ये बनने के जो है नज़दीक पहुंच गई है। भागलपुर में क्या हो रहा है तो नटखट साइंस लैब बन रहा है, प्रथम जैविक हॉट बनाया जा रहा है, और द्वितीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है। कहाँ पर, तो ये भागलपुर में। तो पहला पटना में और दूसरा कहाँ पर, भागलपुर में बन रहा है। तो आपको एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ किस जिले में क्या हो रहा है, तो आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूर्णिया जिले में क्या हो रहा है तो राज्य का द्वितीय डॉपलर रडार पहला पटना में और दूसरा यहाँ लगाया गया है। जूट और फाइबर पार्क की स्थापना पूर्णिया में हो रही है। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र लगाया गया है, कहाँ पर, पूर्णिया में। तो ये 3 काम कहाँ हुआ है, पूर्णिया जिले में है। ठीक है, उसी तरह अररिया जिले में क्या हुआ है तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है रानीगंज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला पटना में है। और बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है, किस गांव में, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गांव आजकल बीपीएससी में पूछ देते हैं। तो कुसियार गांव में बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो भी भारत का नहीं, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है, आपको एक जगह मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के कुछ लोकगीत देख लेते हैं। तो बिहार में कुछ ऐसे लोकगीत हैं जो पूरे बिहार में ये चर्चित में है। तो ऋतु गीत कौन कौन से हैं, जैसे अगर महिलाएं धान लगाती हैं तो धान लगाते समय कजरी नामक गीत गाती हैं। तो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार वहाँ गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, लोकगीत होता है जो वहाँ की महिलाओं और पुरुषों में प्रचलित होता है। तो ऋतु गीत कौन कौन सा है, कजरी, चैता, बारामासा, चतुर्मास और हिंडोला। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब ऋतु गीत हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस तरह के गीत हैं। ठीक है, पेशा गीत क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं कोई पेशा का काम करती हैं या कुछ भी काम करती हैं, धान लगा रही हैं या फिर कोई जो है कुटीर उद्योग कर रही हैं, तो टाइम पास करने के लिए गाना वाना गाती रहती हैं, तो वो पेशा गीत नाम दे दिया गया। तो जाता पिसाई, हवाई, थपाई, कोल्हू, सोहनी और रोपनी गीत, ये सब कौन से गीत होते हैं, ये सब पेशा गीत होते हैं। अन्य गीत की बात करें तो जातीय गीत, सांझा पाराती गीत, बिरहा, झूमर और निगुण गीत, ये सब जो है बिहार में लोकगीत के अंतर्गत प्रचलित है। ये सब क्वेश्चन पूरे बिहार में, मतलब ये पूछा जा सकता है, पूरे बिहार में ये सब जो है होता है। और लोकगीत की बात करें तो संस्कार गीत कुछ हैं बिहार में, जैसे समुझवनी, कोहबर और सोहर। तो ये पूरे बिहार में होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पर्व गीत हैं। पर्व गीत जैसे दीपावली पे कुछ गीत होते हैं, कुछ गीत जो है बहुरा पे होते हैं, कुछ जिउतिया पे होते हैं, कुछ रामनवमी पे, और कुछ छठ गीत होते हैं। जब बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ माना जाता है, और जब छठ होता है तो महिलाएं जब जाती हैं तालाब की ओर तो गाना वाना गाती हैं, तो वो छठ गीत भी होता है। कैसा, पर्व गीत होता है, तो वो हम लोकगीत में मानते हैं। गाथा गीत में क्या होता है, नायिका, बंजारा, आल्हा, बिहुला। तो आल्हा जो है एक गाथा गीत है, वीर गीत होता है, तो ये सब भी गाया जाता है बिहार में। ये सब बिहार के लोकगीत हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप एक बार इनको अच्छे से देख लेंगे तो भूलेगा नहीं, वहाँ आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कुछ और जो है लोकगीत हैं, जैसे दरभंगा में क्या फेमस है, तो लगती
राग, यह इसके रचयिता विद्यापति थे और ये दरभंगा जिला और मिथिला क्षेत्र में ये होता है। तो दरभंगा में होता है, लेकिन ये पूरा मिथिला का जो क्षेत्र है इन सब में ये राग मतलब किया जाता है। इसके अलावा मिथिला क्षेत्र में एक राग है आपका नचारी राग। नचारी राग भी मिथिला में है, मिथिला क्षेत्र में है और विद्यापति द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ मधेपुरा जो लगाया है, ये मधेपुरा मतलब यहाँ केवल मधेपुरा में नहीं होगा, मतलब यह हुआ कि मिथिला के क्षेत्र में होगा, ये बात याद रखना। लेकिन ये दरभंगा मैंने यहाँ स्पेशली इसलिए यहाँ लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ना रहें। इसके बाद जो है बक्सर, रोहतास, भोजपुर और पटना, यहाँ पर चैता राग होता है। तो ये पटना, भोजपुर, रोहतास और बक्सर में चैता राग भी गाया जाता है, याद रखना। और बेतिया में जो है, याद रखना, बेतिया में यहाँ पर क्या होता है, फाग राग पूरे बिहार में होता है। इसके रचयिता नवल किशोर सिंह थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बेतिया के रहने वाले हैं, लेकिन ये फाग जो राग होता है पूरे बिहार में गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिहार में कला और संस्कृति संबंधी संस्थान कौन से हैं, ये आपको याद रखना है कि जो है कला संस्कृति संबंधी संस्थान बिहार में कौन कौन से हैं। तो पहले हम पटना की बात करें तो पटना में बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड है बिहार में के पटना में। बिहार ललित कला एकेडमी कहाँ है, पटना में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, पटना में, यहाँ मंदिर लिखा है, ये भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पटना में है। बिहार संगीत नाटक एकेडमी कहाँ है, ये भी पटना में है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक साथ 4 मिल गया। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके क्वेश्चन भी गलत कभी नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक है जाट जटनी नृत्य, यह मिथिला और कोसी के क्षेत्र में होता है। जो बच्चे यहाँ मिथिला कोसी के होंगे उनको पता होगा कि इस पूरे मिथिला कोसी क्षेत्र में जो है जाट जटिन नृत्य किया जाता है। इसके अलावा मिथिला क्षेत्र में ही डोम मच होता है, डोम मच जो है भी मिथिला क्षेत्र में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और भोजपुर जिले में विदेशिया नामक नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विदेशिया नामक नृत्य कहाँ होता है, भोजपुर में। इसके अलावा बिहार में जो है सामा चाकेवा जो है एक नृत्य होता है, बिहार में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णमासी तक किया जाता है। तो ये पूरे बिहार में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक लोक नृत्य है बिहार का। इसके अलावा बिहार के कुछ लोक और नृत्य की बात करें तो एक है जुमारी नृत्य। जुमारी नृत्य कहाँ है, ये भी मिथिलांचल का ही है और ये जो है गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया जिससे आपको याद रहे, ठीक है। इसके अलावा झिंझियान नृत्य होता है, यह वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, उसका नाम है झिंझियान, ठीक है। ये पूरे बिहार में होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बिहार में एक होता है आपका कीर्तनिया लोक नृत्य होता है। इसके अलावा भाकुली बंका लोक नृत्य होता है और बागुली लोक नृत्य होता है, ये सब पूरे बिहार में किया जाता है। तो सबके नाम अगर आप याद रहेंगे, किसी में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप मिलान करके इसको सही कर लेंगे। इसके अलावा और हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में कर्मा नृत्य होता है, कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में। भोजपुर में जो है एक लौंडा नृत्य होता है, यहाँ पे लड़के जो है वो महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। इसके अलावा बांका में जो है कर्मा नृत्य बांका में भी होता है, ये भी याद रखना। और झिंझिया नृत्य और कठ घोड़वा नृत्य और झरनी नृत्य ये जो है ये सब पूरे बिहार में किया जाता है, ये भी याद रखना। पौडिया नृत्य और करिया झूमर नृत्य ये सब कहाँ किया जाता है, पूरे बिहार में किया जाता है, लेकिन कर्मा बांका में और पश्चिमी चंपारण में होता है। एक है आपका झरनी नृत्य, ये आपका मुहर्रम के समय मुसलमानों के द्वारा किया जाता है झरनी, ये भी आप थोड़ा हटके है तो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जितने इसमें नृत्य दिए हैं ये सब जो है पूरे बिहार में नृत्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन कर्मा जो नृत्य है ये बिहार के 2 जिले में है, याद रखना, एक पश्चिमी चंपारण में और दूसरा बांका में, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कला संस्कृति संबंधी संस्थान और बात कर लेते हैं। तो एक आपका है मधुबनी, मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान जो है कहाँ पर है, ये मधुबनी में है, ये आपको याद रखना है। और एक आपका है नालंदा में है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है, ये आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश। बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश
4 है। ठीक है, कितने हैं? टोटल 4 कृषि जलवायु प्रदेश जो है कहाँ पर हैं? बिहार में है। बिहार में जब बंगाल खाड़ी से मानसून आता है तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में होती है। हम जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक है, तो याद रखना, तो अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो उसी तरह फसलों के प्रकार भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो पहला जो है कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी जो है कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसमें 12 जिले शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, पहला नंबर एक। दूसरा, अब आपको इन जिलों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही जिले जो है आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जिला किसमें पड़ता है, तो आपको बिहार का मैप दिमाग में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? 1245 मिलीमीटर। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? तो चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख जिसे गन्ना कहते हैं, लीची, आम। और यहाँ की मृदा बलुई दोमट होती है। इस क्षेत्र की मृदा कैसी है, यहाँ वर्षा कौन सी होती है और यहाँ पर मुख्य फसल कौन सी है, यही कृषि जलवायु में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। दूसरा जो आपका कृषि जलवायु प्रदेश है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ औसत वर्षा कितनी है? तो 1450 मिलीमीटर। मुख्य फसल यहाँ मक्का, जूट, अनार ये सब है। यहाँ हल्की अम्लीय बलुई सिल्ट युक्त दोमट अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें 8 जिले शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। 8 जिले आपको ये दिख रहे हैं, 8 जिलों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक क्षेत्र कौन सा है? तो एक क्षेत्र है आपका ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी जोन है, ये आपको याद रखना है। और दक्षिण पूर्वी जोन में कितने जिले हैं? तो 7 जिले आते हैं दक्षिण पूर्व जोन में। ठीक है, और यहाँ भी जो है वर्षा कितनी होती है? तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा लगभग 1200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा की जाती है। इसके अलावा यहाँ एक है दक्षिणी बिहार में याद रखिएगा 11 जिले शामिल हैं और यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? 1115 मिलीमीटर। मुख्य फसल चावल, आलू, गेहूं, आम, अमरूद है और यहाँ बलुआई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको याद रखना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नंबर 1। दूसरा जो है सबसे अधिक वर्षा किस जलवायु प्रदेश में होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद है भूमि उपयोग प्रतिरूप कैसा होता है? तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमसे ये छूट जाते हैं क्योंकि हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहार में 54.2% शुद्ध बुआई क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जाएगा। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितना है? तो 23.1%। प्रति भूमि कितनी है बिहार में? तो 12.7%। और वन कितना है? वन भूमि कितना आता है? 6.6%। और जो है बाकी प्रति भूमि और अनऊसर भूमि को छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है। बस आपको इसमें एक ये पकड़ के आपको याद रखना है कि शुद्ध बुआई क्षेत्र बिहार में कितना है? 54.2%। बिहार में जोत जो है प्रतिरूप क्या है? तो लघु और सीमांत जोतें 97% है। हमारे यहाँ बिहार में याद रखना कि लघु और सीमांत किसान सबसे ज़्यादा है और उनका जो जोत है अर्थात कृषि क्षेत्र है वो 97% है। ठीक है, और ये कृषि जोत अभी किसका प्रारूप लिया गया है? तो अभी याद रखना इससे लेटेस्ट कोई आंकड़ा नहीं है, ये 2015 और 16 का ही आंकड़ा अभी तक चल रहा है। कुल कृषि क्षेत्र कितना है बिहार में? तो ठीक है, कितना है? तो 64.6 लाख हेक्टेयर है और औसत क्षेत्रफल कितना है बिहार में? तो 0.39 हेक्टेयर है, ये औसत है और ये कुल कृषि क्षेत्र है। ठीक है, और याद रखना लघु और सीमांत कितना है? तो 97% है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे आंकड़े हैं, इनको अगर हम दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चावल की बात कर लें तो याद रखना चावल के 2 लिस्ट आपसे पूछी जाएगी, एक उत्पादकता और एक उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादकता को हेक्टेयर में और उत्पादन को जो है हम टन में नापते हैं। तो उत्पादन में याद रखना क्षेत्र बड़ा होता है तो वहाँ पे कितना उत्पादन हो रहा है, और उत्पादकता का मतलब होता है क्षेत्र छोटा है लेकिन वहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ये हमें ध्यान देना है। जैसे
चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में उत्पादन, लेकिन उत्पादकता कहाँ होती है? पंजाब में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो छोटे क्षेत्र में भी ज़्यादा चावल उत्पादन हो जाता है। तो आपसे दोनों लिस्ट पूछा जाएगा कि बिहार में चावल उत्पादकता के 3 जिले कौन से बड़े हैं और उत्पादन के 3 जिले सबसे ज़्यादा कौन से हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस इनको लगातार आपको क्या करना है, रिवीजन करके ख़त्म कर देना है। एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में सारा काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास है। उत्पादन में नंबर 1 पर चावल में रोहतास है, नंबर 2 पर औरंगाबाद, नंबर 3 पर पश्चिमी चंपारण। इधर अगर हम बात करें उत्पादकता में तो सबसे पहले है आपका पश्चिमी चंपारण, फिर है रोहतास और फिर है औरंगाबाद। अगर आपको हो सकता है केवल यही पहला और यहाँ पहला याद रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पादन में नंबर 1 रोहतास और उत्पादकता में नंबर 1 पश्चिमी चंपारण है, ये आपको याद रखना है। राज्य की औसत उत्पादकता कितनी है चावल का? तो ये है आपका 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और याद रखना उत्पादकता को हमेशा हेक्टेयर में नापा जाता है, ये बात जरूर याद रखना। और उत्पादन को हम टन में नापते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। धान की फसल के नाम क्या है बिहार में? तो अगहनी, गर्मा और भदई, 3 प्रकार के चावल बिहार में पैदा किए जाते हैं। और चावल की न्यूनतम उत्पादकता कहाँ है? मधुबनी में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेन फसल है उनको हम एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। गेहूं की बात कर लें हम तो राज्य में उत्पादकता कितनी है? तो 2985 किलोग्राम हेक्टेयर है उत्पादकता किसकी? गेहूं की। उत्पादकता में सबसे जो है आगे राज्य कौन है? बेगूसराय। सबसे ज़्यादा उत्पादकता गेहूं की बेगूसराय में, फिर सारण, फिर रोहतास में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में, मुजफ्फरपुर में और फिर भोजपुर में है। आपको यहाँ चीज़ गौर करना है आपको कि गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पर है और यहाँ उत्पादकता में बेगूसराय है, ये आपको याद रखना है। लेकिन गेहूं चावल दोनों में रोहतास नंबर 1 पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए कॉमन है ये। सकल बुआई क्षेत्र कितना है जो है? सकल का मतलब होता है शुद्ध, मतलब कितना बुआई क्षेत्र है? तो 27.45% भाग पर खेती की जाती है। सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र बागमती नदी की तराई का क्षेत्र है, किसके लिए? गेहूं के लिए, ठीक है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है। आगे आते हैं दलहन के लिए, दलहन फसल के लिए। तो दलहन फसल में कौन कौन फसलें आती हैं पहले यह जान लेना, जैसे अरहर, मूंग, चना, खेसारी, मटर, उड़द, मसूर और कुल्थी, ये सब जो है प्रमुख दाल फसल हैं बिहार की। बिहार के दाल फसल की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बिहार में दाल का? पटना में होता है। नंबर 2 नालंदा में, नंबर 3 औरंगाबाद में। और सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ है? जहानाबाद में। और औसत उत्पादकता कितनी है? तो 843 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है दाल का। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पटना याद रखना, दाल उत्पादन में पटना सबसे आगे है। इसके बाद है सर्वाधिक फसल सघनता कितनी है? तो मतलब कहाँ है फसल सघनता? सबसे ज़्यादा शिवहर में है। न्यूनतम फसल सघनता कहाँ है? गया में है। सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र बक्सर और भोजपुर में है। बिहार में दूध उत्पादन में जो है गाय और भैंस का रेशियो ये है परसेंटेज, ये आपको याद रखना। गाय का दूध उत्पादन 62.6 और भैंस का 35.2 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 जरूर चीज याद रखना, ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मक्का देख लेते हैं। राज्य की औसत उत्पादकता मक्का कितनी है? 5229 किलोग्राम हेक्टेयर है, ये आपको याद रखना है। उत्पादन में मक्का में नंबर 1 कटिहार है, फिर पूर्णिया, फिर बेगूसराय है और उत्पादकता में अररिया नंबर 1 पर है। बस इतना याद रखना है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल कितना है शुद्ध बुआई का? तो 8.85%। और अनुकूल परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? तो आर्द्र जलवायु और बलुई दोमट मिट्टी में मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में प्रसिद्ध महोत्सव कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो बक्सर जिले में डुमराव है, वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म डुमराव में हुआ था, तो यहाँ जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव मनाया जाता है। वाचस्पति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मधुबनी में, ये आपसे पूछा जाएगा। पूर्णिया जिले में जो है याद रखना होलिका दीना भद्री पुरेनिया महोत्सव, यह पूर्णिया मनाया जाता है। और सारण जिले में जो है जयप्रकाश नारायण महोत्सव मनाया जाता है सिताब दी यारा में
सारण जिले में। कौन सा? तो जयप्रकाश नारायण महोत्सव। इसके अलावा बिहार के प्रसिद्ध महोत्सव और कौन कौन से हैं? तो याद रखना, बेगूसराय में 3 मनाया जाता है। कौन कौन से? पहला है सिमरिया महोत्सव, जय मंगलगढ़ महोत्सव और दिनकर साहित्य महोत्सव। ये तीनों कहाँ मनाया जाता है? तीनों बेगूसराय में मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखना, सिंहेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मधुबनी में। और पटना में किन्नर महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना, जो ब्रह्मपुर महोत्सव है ये बक्सर में मनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। औरंगाबाद में जो है अम्बे महोत्सव और गजना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये औरंगाबाद में। और भागलपुर में मंजूसा महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा और महोत्सव की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में नंदनगढ़ महोत्सव और वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव और समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बक्सर में विश्वामित्र महोत्सव और गया में जो है दशरथ माझी लोक उत्सव मनाया जाता है, जबकि नालंदा में पावापुरी महोत्सव मनाते हैं। और मुंगेर में अंग महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि अंग महाजनपद मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। अब हम लोग बिहार में के गठन के बारे में देख लेते हैं कि बिहार का गठन कैसे हुआ, कैसे वो राज्य बना। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो बिहार और उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में बंगाल से अलग हुआ। कैसे कैसे क्या हुआ मैं पूरा बता देता हूँ। जैसे बंगाल से पृथक होकर के बिहार और उड़ीसा नामक प्रांत कब बनाया गया? तो इसकी घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विधायी परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ था? पटना में था। प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। और विधायी परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 43। 24 इसमें निर्वाचित और 19 मनोनीत होते थे। ठीक है। थोड़ा सा इतिहास और आगे बढ़ा, हम पहुंच गए 1919 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रथम राज्यपाल कौन थे? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को बनाया गया था। कब? 1919 में प्रथम राज्यपाल बनाया गया था, ये बात याद रखना। और बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या क्या थी? तो 103 थी, जिसमें जो है 76 निर्वाचित और 27 मनोनीत होते थे। इसकी पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। अध्यक्ष इसके थे वाल्टर मोरे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड सत्येंद्र जो प्रसन्ना सिन्हा थे, इन्हें कब जो है बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। और याद रखना, ये केवल बिहार के राज्यपाल नहीं थे, बिहार और उड़ीसा दोनों के राज्यपाल थे, क्योंकि दोनों एक मिलकर राज्य कहलाते थे। फिर 1935 की बात कर लें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराया गया और सरकार का गठन किया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही बिहार में 2 सदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना। चुनाव जनवरी 1937 में हुआ। प्रथम प्रीमियर जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। प्रथम सरकार गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ। बिहार विधानमंडल का प्रथम संयुक्त अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे 1937 में 23 जुलाई को। ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको बस याद करना है, आप पढ़े होंगे, बस आपको याद करना है। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा त्यागपत्र दिया गया 31 अक्टूबर 1939 को, ये आपको याद रखना है। और एक बार यहाँ की सरकार ने और इस्तीफा दिया था, क्यों? क्योंकि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के जो है उस पर प्रश्न पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया था, इसीलिए जो है ये क्या कहते हैं, सरकार से त्यागपत्र दिया। कब? तो बिहार की सरकार ने कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को दिया था, ये याद रखना। प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है घटना क्या हुई? तो द्वितीय चुनाव हुआ 1946 में। और याद रखना, प्रीमियर जो है डॉक्टर बनाए गए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को दोबारा बनाया गया। और उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद
वर्मा थे 25 अप्रैल 1946 को बनाए गए। तो याद रखना बिहार में पहली बार चुनाव 1937 में हुआ था, दूसरी बार 1946 में हुआ है प्रांतीय चुनाव, ये भी याद रखना, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का ये प्रभाव था। फिर स्वाधीन भारत हो गया, तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 1952 में कितनी थी? 331 थी। 330 प्रत्यक्ष और एक मनोनीत, कुल 331 थी 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब आया फजल अली की अध्यक्षता में, तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 319 हो गई, जिनमें 318 और एक मनोनीत। यह घटना कब की है? 1956 की है। कुल 319 सदस्य हो गए। 1977 में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 325 हो गई, कुल 325, जिसमें एक मनोनीत था। फिर इसके बाद झारखंड के गठन के बाद नवंबर 2000 को जब गठित हुआ, तो बिहार विधानसभा की सीटें कितनी हो गई? 243 हो गई। आज भी ये कायम है, वर्तमान में यही है। तो बिहार में विधानसभा की सीटें कैसे कैसे बदली 1952 में, 56 में, 77 में और 2000 में, सब पूरा आंकड़ा एक साथ दे दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। फिर बिहार के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, तो प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे। 1937 से लेकर के 1944 तक। आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद, जो है 46 से लेकर के 62 तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इन दोनों लोगों का नाम याद रखना है। फिर बिहार विधानसभा द्विसदनीय विधानसभा में सदस्य संख्या क्या थी और कब कब थी? तो याद रखना, बिहार द्विसदनीय विधानसभा है। तो ये बिहार की विधानसभा और ये विधान परिषद। तो 1937 में अगर हम पहले बात करें, तो 1937 में 2 सदन बन गए थे, विधानसभा विधान परिषद दोनों। तो 1937 में 152 सीटें थीं विधानसभा की, और 1913 में 43 सीटें थीं विधान परिषद की। तो एक बात याद रखना, बिहार में पहले विधानसभा नहीं बनाई गई थी, पहले विधान परिषद बनाई गई थी 1913 में, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1952 में 331 सीट हुई, और ये 1937 में 29 सीट हुई थी, ठीक है। 1957 में जो है 319 सीट हो गई। तो 1957 में ऐसा क्या हुआ था? तो फजल अली आयोग बना था, तो उसी के कहने पर यह किया गया था। और एक चीज़ और बता दें कि बिहार का कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को भी दिया गया था 1956 के जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर, क्योंकि वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी, इसीलिए सीटों में कुछ हेरफेर किया गया था। जो सीटें घट गई थी 1952 में 331 थीं, जो 319 हो गई थी, ठीक है। उस समय 1952 की बात करें तो 72 सीटें थी विधान परिषद में। फिर 1977 में 325 हुई, और 1958 में 96 सीटें हो गई। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2000 में जो है 243 सीटें वर्तमान में विधानसभा की हैं, और 75 सीटें जो है कहाँ पे हैं? विधान परिषद की हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में जून 1968 में से लेकर के फरवरी 1969 तक चला। अभी तक बिहार में कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यपाल बूटा सिंह थे। तो ये इतना डिटेल में एक साथ आपको मिल गया है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी आपको। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल की बात कर लें तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? श्री उज्ज्वल नारायण सिंह। लगातार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? श्री मंदभूषी अनंत शयन अय्यर का था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर अखलाक उर रहमान का था, किदवई का, ठीक है। कब से कब तक? तो यहाँ डेट पूरा दिया है जो है, आप ये देख सकते हैं। सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका था? वेद प्रकाश मारवाह का, ठीक है। 2004 से 2004 में ही थे, 1 नवंबर से 4 नवंबर तक केवल 4 दिन के लिए राज्यपाल बने थे। ये भी याद हो सकता है, पूछा जा सकता है। और 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो बिहार में एक है डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी। तो कुछ फैक्ट के रूप में इनको एक बार आप देख लेना, खुदा न खास्ता अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। विधान परिषद की संरचना कैसी है बिहार में? तो याद रखना पूरे भारत के लिए ही है। तो बिहार की जो विधान परिषद है उसका गठन
169 आर्टिकल के तहत होता है और समाप्ति भी इसी के तहत होती है। तो याद रखना, बिहार की विधान परिषद में 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय निकायों से आते हैं। 1/3 कहाँ से आते हैं? राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो विश्वविद्यालय के स्नातक द्वारा जो स्नातक होते हैं वो चुनते हैं। 1/12 जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो 5 क्षेत्रों से आते हैं। एक बात इनमें ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 1/12 सदस्यों को नियुक्त करता है जो 4 क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन यहाँ 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधान परिषद में ये 5 क्षेत्रों से आते हैं। याद रखना कौन कौन क्षेत्र हैं? तो कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन और साहित्य। तो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राज्यसभा में नहीं जाते हैं, केवल वहाँ 4 जाते हैं। ये आपका अंतर याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी आपको याद कैसे करना है? तो 1/3 चुनाव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा और नगर पालिका द्वारा। जो शिक्षा से आते हैं वो 1/12 हैं। 1/12 हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ट्रिक याद रखना कि जो शिक्षा से आते हैं वो 1/12 हैं और मनोनीत 1/6 हैं। तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समितियां कौन कौन सी बनी थी जो पूरे भारत के लिए काम किया था और बिहार के लिए भी वही था, ठीक है। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या जन्मदाता मानते हैं। इस समिति की स्थापना 1957 में बनी थी। फिर अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। फिर GBA राव समिति बनी 1985 में और LM सिंधवी समिति बनी 1986 में। ये आपको याद रखना है। दूसरा, पंचायत को त्रिस्तरीय किसमें बांटा गया था? बलवंत राय मेहता। पंचायत को 2 स्तरीय का प्रावधान किसने किया था? अशोक मेहता। लेकिन अशोक मेहता की जरूर याद रखना, इन्होंने ग्राम न्याय की बात कही थी, ग्राम न्याय की। तो ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, अशोक मेहता का। और एक बात और याद रखिएगा कि जब संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ तो किसके कहने पे हुआ था? तो LM सिंधवी समिति के कहने पर ही पंचायत में 73वां संशोधन किया गया संविधान में और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची और भाग 9 बना दिया गया था। ये बात याद रखना। एक चीज़ यहाँ तक याद रखना, वर्तमान में 50% आरक्षण कहाँ कहाँ है महिलाओं के लिए पंचायत में? तो बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में और केरल में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बिहार के साथ साथ किन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, बिहार में पंचायती राज की बात करें तो बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत है। पहला है ग्राम पंचायत, ये मुखिया होते हैं यहाँ पर ग्राम स्तर पे। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, प्रमुख होते हैं यहाँ के। और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, उसके अध्यक्ष मतलब जिला अध्यक्ष कहलाते हैं। पंचायत जो समिति होती है, इसकी बात कर रहे हैं तो पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर कार्यरत होती है, 5 साल कार्यकाल होता है। और समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, याद रखना। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा के सदस्य और संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्य, ये सब जो है समिति के सदस्य होते हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत की याद कर लें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा, और ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या 2 वर्ष में 2 बार, तो वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए। कुछ और देख लेते हैं तथ्य। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पास हुआ था कब? तो 8 अप्रैल जो है 2006 से ये लागू हो गया था। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में प्रथम पंचायत चुनाव का आयोजन कब किया गया? मई-जून 2006 को। और त्रिस्तरीय पंचायत में महिला आरक्षण 50% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण 2006 में दिया गया, ठीक है। इसके बाद बिहार में आरक्षण के प्रावधान को देख लेते हैं तो महिलाओं को आरक्षण 50%, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 1% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 20% है। आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायतों के सभी स्तरों पर
सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष के पद के लिए भी लागू होगी। ये भी याद रखना, अध्यक्ष पद के लिए भी ये लागू होगा। अब हम लोग बिहार में नेशनल हाईवे नेटवर्क देख लेते हैं। नेशनल हाईवे, फिर हम लोग राज्य स्तर का देखेंगे। विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि अगर हुई है नेशनल हाईवे में तो समस्तीपुर में हुई है, फिर पटना में, फिर पूर्वी चंपारण में हुई है। सर्वाधिक लंबाई वाला अगर कहा जाए, सबसे अधिक लंबाई नेशनल हाईवे की कहाँ है तो पटना में, फिर मधुबनी में, फिर मुजफ्फरपुर में। नेशनल हाईवे घनत्व जो है कितना है तो 1000 वर्ग किलोमीटर में जो है 58 जो है किलोमीटर जो है ये नेशनल घनत्व है बिहार का, जो देश में तीसरा स्थान है। ये भी पूछा जा सकता है। विगत 5 वर्षों में वृद्धि कितनी हुई है तो 16 से 21 के बीच में 1326 किलोमीटर की वृद्धि हुई है हाईवे, नेशनल हाईवे में। ठीक है, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन आता है। कुल लंबाई कितनी है बिहार में नेशनल हाईवे की तो 5947.84 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH-31। ये बहुत पूछा जा सकता है। देश के कुल नेशनल हाईवे की लंबाई में लगभग 4% का योगदान है बिहार का। इसके अलावा राज्य में न्यूनतम लंबाई अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की तो शिवहर में केवल 22 किलोमीटर, शेखपुरा में 46 किलोमीटर और लखीसराय में 51 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे अगर कहा जाए कहाँ है, पटना में, सबसे कम शिवहर में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य हाईवे ये राज्य सरकार के अधीन है। तो राज्य हाईवे की अगर बात करें तो सर्वाधिक लंबे नेटवर्क वाले जो है कहाँ पर है, पटना में राज्य हाईवे सबसे ज़्यादा है 219 किलोमीटर, फिर गया में और फिर दरभंगा में। कुल लंबाई कितनी है 3713.97 किलोमीटर लंबाई है राज्य हाईवे की। ये आपको याद रखना है, एक तथ्य के रूप में पूछा जा सकता है कभी कभी। बिहार में सड़क नेटवर्क की अगर हम बात करें तो पक्की सड़कें कितनी है बिहार में तो पक्की सड़कें कहा जाए तो 1.64 लाख किलोमीटर है, देश में 10वां स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 2.91 लाख किलोमीटर, देश में 8वां स्थान है सड़कों की लंबाई के मामले में, सारी सड़कों की लंबाई में। नेशनल हाईवे इतना है और स्टेट हाईवे इतना है, मैंने आपको आंकड़ा मैंने बता दिया था। और मुख्य जिला पथ कितना है, मुख्य जिला सड़कें जिसे कहते हैं 15,272.60 किलोमीटर है। ये भी आपको एक आंकड़ा के रूप में याद रखना है। अब हम लोग बिहार की जनगणना को देख लेते हैं। बिहार की जनगणना 2011 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी तक। अभी इसके आगे कोई जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है, तो हमारे लिए यही करंट अफेयर के रूप में जाना जाएगा। पहला चीज़। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है। हम तुलना करके दोनों बता दे रहे हैं। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पटना में, तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, गया में, और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, किशनगंज में। ये आपको पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर में 1880। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको दोनों आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कैमूर में 488। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास में, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर मधेपुरा में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में, न्यूनतम पुरुष पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में, न्यूनतम सहरसा में। तो यहाँ पर याद रखना कि साक्षरता वाले मामले में चारों रिपोर्ट आप याद रखना, चारों में रोहतास नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ चारों के आंकड़े बदल गए हैं, पूर्णिया, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे, न्यूनतम महिला साक्षरता। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है, मधेपुरा में 31.12%, जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज में 19.02%। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है 876। इसके बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में है 6.35% और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया में तीनों जगह सेम है 0.04%। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछा जाए तो शिवहर में है। ये डाटा आपके सामने है, इसको अच्छे से देख लेना, दोनों तुलना करके बता दिया गया है, तो कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सब आपको यहीं से मिल जाएगा।
इसके बाद जनसंख्या की और हम बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है और देश में इसकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो याद रखना 8.60% है ये फिगर याद रखना। और बिहार की जनसंख्या कितनी है ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति बिहार में कितना है तो ये आंकड़ा याद ना हो, परसेंटेज याद होना चाहिए। 15.9%। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग, जो पूरे भारत का नंबर 1 पर है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है तो 61.80%। पुरुष कितना है 71.2% और महिला है 51.51%। अब आपको याद कैसे करना है तो टोटल कितना है 61 मान लो, इसमें 10 प्लस कर देना तो ये पुरुष हो गया, 10 माइनस कर देना तो ये महिला हो गया 51। तो 61 टोटल मत समझ लेना, ये 10 जोड़ देना तो पुरुष और 10 घटा देना तो महिला, तो 71, 51, 61 ये आपका डाटा याद हो जाएगा। आगे इसके दशकीय वृद्धि दर कितनी है बिहार की तो 25.42%। बिहार में अनुसूचित जनजाति कितनी है तो 1.3%। लिंगानुपात कितना है तो शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार में 935 और जबकि लिंगानुपात कितना है 918। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं 26। सर्वाधिक नगरीय की जनसंख्या पटना में, न्यूनतम नगरीय की जनसंख्या शिवहर में, नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत पटना में है सबसे ज़्यादा और नगरीय आबादी का न्यूनतम परसेंट समस्तीपुर में है। ये आपको याद रखना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है और इतने में ही आपका जनसंख्या वाला काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार में पत्रकारिता को देख लेते हैं तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता था, द बिहार हेराल्ड। सब लोग बच्चे सब रट के बैठे होंगे द बिहार हेराल्ड, ये पूछ देगा कि ये साप्ताहिक था, दैनिक था या मासिक था, तो ये साप्ताहिक था। ये कब 1875 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक कौन था, द सर्च लाइट। बाद में ये कब बना तो 1918 में ये द्विमासिक था, 15 दिन पे एक बार आता था और 1930 से दैनिक हो गया, ये आपको याद रखना है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन था, बिहार बंधु बंधु था 1874 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक कौन था, सर्व हितैषी था। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं साप्ताहिक को लेकर के और दैनिक को लेकर के, इसीलिए वो बार बार क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि साप्ताहिक दैनिक देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह दे दिया, आप कंफ्यूजन में ना रहें। बिहार में फिल्में की बात कर लें तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन है, कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबे, ठीक है। और बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है, कन्यादान, ये आपको याद रखना है। तो भोजपुरी फिल्म कौन सी है, मैथिली फिल्म कौन सी है और हिंदी फिल्म बिहार की कौन सी है, तीनों डाटा एक साथ है, खुदा न खास्ता अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। बिहार के प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, वसलायन का कामसूत्र, नागार्जुन का जो है बटेश्वर नाथ पारो, शिव सागर मिश्र दुबे द्वारा जन्म आई और मंडल मिश्र द्वारा ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक, बाल भट्ट का कादम्बरी हर्षचैत्र और चंडी शतक है। विद्यापति का पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और नौलखा हार, यह है आपका, इसे पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी है तो उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन कौन सी है, महिला आंचल, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम और दीर्घ तपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी किताबें भी पूछा जाता है, इसको याद रखना। अब हम लोग बिहार में प्रथम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक,
बिहार के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात सर कुलफर्ड मनमोहन अग्रवाल, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित 2010 में। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे, बलीराम भगत थे 5वीं लोकसभा में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाए तभी हमें याद कर लेना है। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 में। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है, बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, रणधीर प्रसाद वर्मा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पटना में कब की गई, 1864 में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। और बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिहार में प्रथम था। बिहार में शिक्षा की बात कर लें तो बिहार में शिक्षा जो है, जो रिपोर्ट है 2019-20 की है, कुल प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, 42,402। उच्च प्राथमिक विद्यालय 32,887। सबसे कम विद्यालय जनसंख्या में शिवहर में, सबसे कम विद्यालय शिवहर में है। सर्वाधिक विद्यालय पटना में है। ये आपको याद रखना है। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, शिवहर, अरवल और शेखपुरा में सबसे कम। प्राथमिक शिक्षा देने वाले विद्यालय कितने हैं, 75,295। ये आपको याद रखना है। इसमें मेन आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सबसे कम, ठीक है। इसके बाद है बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। पटना विश्वविद्यालय पटना में। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में। मौलाना फजलुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में। नालंदा खुला ओपन विश्वविद्यालय पटना में जो है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में। और मगध विश्वविद्यालय बोधगया में। ये क्वेश्चन आपसे एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये गलत ना होने पाए, आपको एक साथ दे दिया गया है। प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स भागलपुर में, रेशम के लिए है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर में। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में है। ये बात याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बिहार के प्रमुख संस्थान और देख लेते हैं। प्रबंधन संस्थान मैनेजमेंट, तो LN मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। शांति सेवा समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान पटना में। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में, ठीक है। प्रमुख मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में। पटना मेडिकल कॉलेज पटना में। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, ये कंफ्यूज कर सकता है। नालंदा देखिए कि आपको लग जाएगा कि ये नालंदा में होगा। AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, ये थोड़ा हट के है, इसको देख लेना है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से प्रमुख संस्थान अगर बात करें तो TB डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना दरभंगा दोनों जगह पे है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है। KP जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में।
राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर में, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। तिरहुत कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ये आपका मुजफ्फरपुर में है, ये आपको याद रखना है। और ललित कला से जुड़ा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये है पटना में है। ठीक है, तो यहीं सबसे क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इसको एक दो बार आप देख लेंगे। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पशु जो है प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान कौन कौन से हैं, तो बिहार वेटरिनरी कॉलेज पटना में। अन्य प्रमुख संस्थानों की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये पटना में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है, और क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र पटना में है, ये आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार है 1905 में। भारत का प्रथम सौर ग्राम धरनई गांव जहानाबाद बिहार में। राज्य की प्रथम खुली जेल बक्सर में। बिहार का पहला बिजनेस स्कूल जो है कंझिया नाथ नगर भागलपुर में। बिहार में हथकरघा उत्पादों के प्रमुख संकेंद्रण या केंद्र कौन कौन से हैं, जिला कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे भागलपुर में रेशमी, सूती और निर्यात योग्य लिनेन कपड़े बनाए जाते हैं। बांका में टसर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े बनते हैं। गया में सूती कपड़ा, तौलिया, गमछा ये सब बनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। नालंदा में जो है 52 बूटी साड़ी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, टसर और मलबरी रेशम के कुर्ते, टसर और मूंगा की कमीज जो है ये सब बनाया जाता है, कहाँ पर, नालंदा में। जो है नवादा में टसर रेशम और लिनेन, और मधुबनी में महीन सूती कपड़ा बनता है। औरंगाबाद और रोहतास में ऊनी कालीन और कंबल और गमछा तौलिया। कैमूर में ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ, ये पूछा जा सकता है कहाँ बनती हैं बनारसी साड़ियाँ। पटना और सीवान में सूती कपड़े। पूर्णिया और कटिहार में जूट के थैले और अन्य जूट उत्पाद। और पश्चिमी चंपारण में साल, मखमल और तौलिया, गमछा ये सब बनाया जाता है। तो ये जो है हथकरघा उद्योग है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान प्रमुख शिक्षा आयोग कौन कौन से बने थे, ये बता देता हूँ। चार्ल्स वुड आयोग डलहौजी के समय बनाया गया था, इसे वुड आयोग कहते हैं। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं 1854 में। हंटर कमीशन 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के समय में प्राथमिक शिक्षा के लिए। रेले कमीशन आया था लॉर्ड कर्जन के समय में, इसे विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, ये 1902 में आया था। सेडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को कहते हैं, 1917 में आया था। हार्टोग समिति 1929 में। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में। सार्जेंट योजना 1944 में। तो ये शिक्षा से जुड़े हुए प्रमुख अंग्रेजों के समय में आयोग आए थे, इसको आप अच्छे से याद रखना। कहीं कोई डाउट होता है कहीं पे तो आप पूछ लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सारा वीडियो अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में होता तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।